क्या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है? क्या आपका अकाउंट साइबर क्राइम ने फ्रीज किया है और आप टेंशन में हो, आपको मालूम नहीं कि क्या करना है? तो आप सही जगह में आए हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जयंत राष्ट्राय ब्लॉग्स। मैं जयंत राष्ट्राय आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो मेरा भी अकाउंट ब्लॉक हुआ था जून लास्ट ईयर को 2023 में 8 तारीख को। मुझे एक मैसेज आया था, SMS आया था जिसमें लिखा हुआ था, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है साइबर फ्रॉड के कारण से। तो उस समय मैंने क्या सोचा कि शायद कोई मेरे अकाउंट का जो पैसा है हैक करने वाला है या फ्रॉड करने वाला है। तो इसी दौरान बैंक को मालूम हो गया पहले ही और बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया सेफ्टी के कारण से। पर जब मैं बैंक में पहुंचा, मेरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें मेरा अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट। तो वहाँ पर जाकर मैंने ब्रांच मैनेजर से बात किया। तो उन्होंने बोला कि शायद आपका तो थोड़ा बिजनेस है, बिजनेस में वो लेन देन में ज़्यादा ट्रांसफ़र होने से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो इससे बातचीत करते समय उनका जो स्टाफ है उनसे उन्होंने पूछा कि उनका अकाउंट ऐसे नंबर का अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ, एक बार देख लो। तो वो जब उनको पूछा और वो जो उनका स्टाफ बाद में एक लेटर लेकर आया। पर जब वो लेटर आया तो मैं भी चौंक गया, वो भी चौंक गए। उसमें था कि जो लेटर आया था वो आया था होम अफेयर्स से। तो वो जब देखा तो मैं भी शॉक हो गया और ब्रांच मैनेजर भी चौंक गया और वो बोले कि इससे उनके बैंक में पहली बार हुआ है कि किसी का अकाउंट साइबर क्राइम ने फ्रीज किया है फ्रॉड के कारण से। तो मैं तो शॉक हो गया था उस समय और मुझे डर भी लगा था कि क्या मैंने तो कुछ फ्रॉड ही नहीं किया था। और फिर मेरे ब्रांच मैनेजर ने बोला कि वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जो लेटर आया था उनको बैक ऑफिस में आया था और जो बैक ऑफिस उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ से ही मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। और ब्रांच मैनेजर उस समय बोले कि वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे वहाँ से जो लेटर मिला उसका मैंने फ़ोटो कॉपी लिया और फ़ोटो कॉपी लेने के बाद वहाँ पर एक ही चीज़ था जो मुझे बाद में काम आया, वो था एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मुझको मिला था, उसी के दौरान मैं दार्जिलिंग साइबर क्राइम ऑफिस में गया। वहाँ पर जो साइबर क्राइम इंचार्ज ऑफिसर था उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि ये दार्जिलिंग से नहीं हुआ है और हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो उस समय मुझको इतना परेशान हुआ, मुझे दार्जिलिंग का साइबर क्राइम होते हुए भी मेरा कोई हेल्प नहीं हो रहा था। तो मैं घर लौट कर आया। घर में बहुत टेंशन हुआ था मुझे, क्या करना है, अब क्या करूँगा। और मैं इंटरनेट में सर्च करने लगा। सर्च करते हुए मुझे जो नंबर मिला था वो था 1930। तो इंटरनेट में लिखा हुआ था कि 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ पर जिन्होंने फ़ोन उठाया उनसे मैंने बात किया कि मेरा ऐसे अकाउंट इस ब्रांच का ऐसे बंद हो गया है, फ्रीज हो गया। तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने कुछ गलत किया है तो इसीलिए तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। उस समय ना मुझे इतना परेशान था, मुझे टेंशन भी था। वहाँ पर फ़ोन करने के बाद वो बिना मतलब वो ब्लेम कर रहे थे कि मैंने वहाँ पर कुछ क्राइम किया है। तो उन्होंने उनसे बात करते हुए मैंने बोला कि मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक लेटर आया था और उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। उन्होंने बोला कि ये हुआ है, आपका अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो गुजरात से हुआ है। और उन्होंने मुझे गुजरात का साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर वहाँ से प्रोवाइड किया था। और जो नंबर उन्होंने दिया था मैंने उसको फिर डायल किया और उनसे बात किया। फिर वहाँ पर भी वही रिस्पॉन्स था कि तुमने ऐसे फ्रॉड किया होगा इसलिए तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो उनसे बात करते उन्होंने बोला कि ये जो है अभी अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको टाइम लगेगा, लगभग 6 महीने लगेगा, मिनिमम 6 मंथ्स लगेगा। तो 6 मंथ्स के बाद ही वो अकाउंट फ्रॉड है या नहीं, फिर वो अकाउंट ओपन होगा या नहीं, बाद में ही पता चलेगा। सो उन्होंने उतना ही कहा और फिर फ़ोन रख दिया। और फिर मैंने वेट भी किया, 4 महीने 5 महीने होते रहा। मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ उस समय, एक पैसा मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, हाँ पर डिपॉजिट हो रहा था उसमें।
और फिर इतना टेंशन के बाद मेरा एक अंकल है यहाँ पर दार्जिलिंग में, उनका नाम लेना नहीं चाहता, और उनसे बात किया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है मामा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कहाँ से हुआ। तो मैंने बोला कि उनको कि ये गुजरात से हुआ है, गुजरात भी वो भी गांधीनगर से हुआ है। तो उन्होंने बोला साइबर क्राइम के लिए तो दार्जिलिंग में तो अभी कोई ऐसे एडवोकेट वगैरह तो नहीं है। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि एक बंदे से उनका जो अभी एक काम चल रहा है एक केस के कारण, और वो एडवोकेट गुजरात का ही है, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। और उन्होंने बोला कि मैं उनसे बात करता हूँ, तो क्या तुमको करना पड़ेगा बाद में, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। तो मैंने वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था, जो लेटर आया था, वो सब उनको सेंड कर दिया व्हाट्सएप के द्वारा। और मेरा जो बिजनेस है चाय पत्ती का, उसका भी मैंने ट्रेड लाइसेंस वगैरह इन्फॉर्मेशन सब दे दिया उनको। और जिस मैं यूपीआई यूज़ किया करता था, जैसे पेटीएम वगैरह, जीपे, फ़ोनपे, उन सब का जो मेरा अकाउंट था उसका भी मैंने डिटेल्स उनको शेयर कर दिया। तो ऐसे होते जैसे दिसंबर हो गया, और जनवरी में फिर उनसे बात हुआ, लगभग 6 महीने हो गया था। तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि एक बार अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो जनवरी के समय मैंने सोचा कि हाँ एक बार तो जाना ही पड़ेगा जनवरी। तो मैंने सब बंदोबस्त कर लिया। मैं एक दोस्त को लेकर फरवरी को निकल पड़ा सिलीगुड़ी से अहमदाबाद को। तो उनसे वहाँ पर मुलाकात भी हुआ, और उनको मैंने पूछा कि पुलिस वाले मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। तो वो हंस कर बोले वैसे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने उनका एक असिस्टेंट है, उनसे फ़ोन किया, मेरे सामने स्पीकर में फ़ोन रखा और बात किया कि मेरा जो बंदा है दार्जिलिंग का, उनका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, तुमको मालूम है, ऐसे ऐसे मैंने पूछा था। उन्होंने हाँ, जो बंदा था उन्होंने बोला हाँ मुझे मालूम है। तो उन्होंने बोला कि वो बंदा आया है अहमदाबाद, तो उनको मंडे तुम वहाँ पर गांधीनगर लेकर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जो जितना भी इंफॉर्मेशन जो तुमने गैदर किया था उसी हिसाब से उनका अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम उनको वहाँ पर लेकर देख लेना। मैं निकल पड़ा मंडे को। गांधीनगर में जो ऑफिस है वो था, ऑफिस का नाम है करम योगी। वो एकदम बड़ा वाला, उसमें 4 ब्लॉक है करम योगी, और उसमें हर एक ब्लॉक में 7 फ्लोर रहता है। और वहीं पर आप जाकर पूछ सकते हैं कि ये साइबर क्राइम का ऑफिस कौन सा है। मुझे लगता है शायद नंबर 2 या नंबर 3 ब्लॉक में था, और 7th फ्लोर में था। तो उनके साथ में वहाँ पर पहुँचा, और आपको रिक्वायरमेंट लगेगा आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वो भी लगेगा। और वहाँ पर जाने जिस समय आपका अकाउंट पासबुक में जो वो बैलेंस आया था, जो बैलेंस के कारण आपका जो अमाउंट फ्रीज हुआ था, उसका फोटोकॉपी लेकर जाना पड़ेगा। मेरे टाइम में क्या हुआ था कि 1155 रुपये किसी ने शायद चाय पत्ती खरीदते हुए समय उन्होंने पेमेंट किया था। तो उस अमाउंट के कारण मेरा टोटल अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो वो जो ट्रांजैक्शन का पैसा था उसको भी मैंने फोटोकॉपी करके रेडी कर लिया था। और वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पर एक फॉर्मेट वहीं पर वॉल में चिपका हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ कि एप्लीकेशन कैसे लिखे। सो उसी तरीक़ा से एक एप्लीकेशन लिखे, और वो सब उस एप्लीकेशन और आपका जो फोटोकॉपी के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ पर अटैच करके वहाँ पर डेस्क पर आपको देना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर देने के बाद इसमें था जो लेडी, उन्होंने कहा था कि आपको टाइम लगेगा 15 से 30 दिन। 15 से 30 दिन बाद आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर देने के बाद भी मुझे अनईजी फील हुआ था, क्योंकि 50% ही काम हुआ था। दार्जिलिंग से मानो इतना लंबा जर्नी ट्रेन में करने के बाद वहाँ पर सिर्फ एक एप्लीकेशन वहीं पर देना पड़ा था। एक अनईजीनेस तो हुआ था मुझे। तो जो बंदा मेरे साथ गया था उन्होंने बोला 110% आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो मैंने मेरा एडवोकेट से भी बात किया वहाँ पर, उन्होंने बोला कि आप कोई परेशान मत लीजिएगा, आप 15 दिन का वेट कीजिएगा, वह ना होने से फिर एक बार मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं मेरा बंदा को फिर वहाँ पर भेजता हूँ। तो वो सब करने के बाद मैं दार्जिलिंग आया। 12 तारीख फरवरी को मैंने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर दिया था, और एग्जैक्टली 15 डेज, दैट इज 27
को मेरा अकाउंट अनफ्रीज हुआ। मुझे कुछ मैसेज वगैरह नहीं आया था। मैं डेली चेक करता था कि ऐसे दोस्त लोगों को यूपीआई के दौरान 1 रुपया 2 रुपया करके सेंड करते हुए मैं ट्राई कर लेता था। तो उस समय क्या होगी, इवनिंग को टाइम में जब ट्राई कर रहा था तो मेरा अकाउंट से डेबिटेड हो गया। तो मैं इतना खुश हुआ। तो उस समय रातों रात मेरा जितना भी अकाउंट में बैलेंस था वो सब मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऐसे मेरा अकाउंट अनफ्रीज हुआ था। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद आपको भी यही परेशानी हुआ है। तो आपके अकाउंट में यदि आपके पास पैसा कम हो, जैसे 3-4 हज़ार हो, तो आप वेट ही कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाना उतना खर्च होगा। जैसे मैं और मेरा दोस्त गया था तो मेरा लगभग 28 हज़ार खर्च हुआ था। आपका जो अकाउंट में 2-3 हज़ार है तो आप वो अकाउंट बंद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने का मतलब ही नहीं बनता आपको। तो अभी तो आपको मालूम हो गया कि सिर्फ 1155 उस अमाउंट के कारण से मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा, गांधीनगर साइबर क्राइम ऑफिस में अपना जो एप्लीकेशन देने के लिए। फ़ोन करने से कुछ नहीं होता है, इतना आप मान लीजिएगा कि आपका अकाउंट जहाँ से ब्लॉक हुआ है वहीं पर जाना पड़ेगा आपको यहाँ से फ़ोन करने। मैंने कितना ईमेल वगैरह भी दिया था वहाँ से अकाउंट वो अनफ्रीज करने को, इतना लेटर लिखा था, उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एक चीज़ आपको मान लीजिएगा, आपका अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो तो आप तुरंत ही वहाँ पर जाइए, तुरंत ही वेट मत कीजिएगा। जैसे मेरे टाइम में मैंने वेट किया इतने समय, मुझे बाद में पता चला कि मैं उस समय जो अकाउंट फ्रीज हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही वहाँ पर जाकर अनफ्रीज करवा सकता था, पर मुझे मालूम नहीं था। फ़ोन में तो मुझे वैसे ही कहा कि 6 महीने को वेट करना है, तो ऐसे ही वेट किया। तो आप सतर्क रहिए और जानकार भी रहिए, क्योंकि ना आपको मालूम नहीं होता कि कौन बंदा आप यूपीआई में पे करता है, मालूम नहीं होता है। तो आपका कोई भी क्वेरीज हो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये साइबर क्राइम का ये अनफ्रीज करने के लिए, तो मुझे कमेंट में आप कमेंट डाल दीजिएगा। जितना भी आपका कमेंट आएगा उस सबको मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं भूल गया था, जिन्होंने मुझे इस जो साइबर क्राइम का प्रॉब्लम से मुझे हेल्प किया, उन सभी को मैं एकदम मेरे हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मिस्टर जो हमारा एडवोकेट था उनको, उनका असिस्टेंट को, मेरा दोस्त, मेरा मामा जो और मेरा संपूर्ण परिवार जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, और उन सबको मैं एकदम मेरे दिल से उनको सब धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ था, जो मैं जब वहाँ पर गया था तो जो एडवोकेट था उन्होंने 1 पैसा भी मुझे चार्ज नहीं किया, नीदर उनका जो असिस्टेंट था उन्होंने। सो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी को।